हे एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू एजुकेशनल इन्फो बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएससी जेनेटिक्स 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो हम क्वेश्चंस टैकल करने वाले हैं वो सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि पार्ट बी में आए थे, यानी कि जो कंपलसरी क्वेश्चंस थे जेनेटिक्स से रिलेटेड, वो सारे हम यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि और भी पेपर सोल्यूशन वीडियोस चैनल में एडेड है। इसके अलावा जितने भी एमएससी एंट्रेंसेस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं वो मैं चैनल में रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ, तो यू विल बी अपडेटेड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो शुरू करते हैं हम इस पेपर सोल्यूशन को। दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएससी जेनेटिक्स 2017 का पेपर सोल्यूशन आज हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एज पर हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू एलील इज 0.6 एंड 0.4 द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेटेरोजाइगोट्स इन द पॉपुलेशन विल बी। हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास दो मेन इक्वेशंस होती हैं, दैट इज p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1। ये दोनों इक्वेशंस होती हैं हमारे पास। क्वेश्चन में हमें दोनों एलील की फ्रीक्वेंसी आराम से दी हुई है, यानी कि 0.6 एंड 0.4 दिया हुआ है। 0.6 हमारा हो जाएगा p और 0.4 क्या हो जाएगा हमारा q हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा है कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है हेटेरोजाइगोट्स की। हमें पता है कि जो बड़ी वाली इक्वेशन होती है उसके अंदर जो पी स्क्वायर होता है वो होते हैं हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट, क्यू स्क्वायर हमारे हो जाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव, और ये जो 2pq होता है ये हमारा हेटेरोजाइगोट्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2pq के फॉर्मूले के अंदर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। p को हम लेंगे 0.6, q को 0.4 और 2pq के अंदर इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.48, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, द एवोल्यूशन ऑफ मल्टी जीन फैमिली अकर्स बाय। सबसे पहले तो मल्टी जीन फैमिली का मतलब क्या होता है। देखो, एक जीन है मेरे पास, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, ओवर टाइम मतलब एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद कुछ ऐसा होता है कि इस जीन के ना वेरिएंट्स बन जाते हैं, कुछ इस तरीके से बनते हैं कि उसकी जो सीक्वेंस है ना वो होमोलॉगस है, तो हम क्या कह देते हैं, इनको मल्टी जीन फैमिलीज कह देते हैं। ठीक है, और दो या दो से ज़्यादा जो मल्टी जीन फैमिलीज़ हैं जो कि रिलेटेड हैं आपस में, हम उनको जीन सुपर फैमिली कह देते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास ये जीन है, ठीक है, इसका कोई फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन रख लो, फंक्शन ए परफॉर्म करता है, इसकी हो गई डुप्लीकेशन। ठीक, इसकी डुप्लीकेशन के बाद जो चीज़ बनी मेरे पास, ओवर टाइम हमने ये देखा कि जो पहला कॉपी था वो तो अपना फंक्शन वही रख रहा है, ए फंक्शन ही परफॉर्म कर रहा है, बट जो दूसरी कॉपी थी उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ कि उसने फंक्शन अपना बी अटेन कर लिया। ठीक है, थोड़े बहुत भी चेंजेस हो जाते हैं हमारे जीन के अंदर, तो फंक्शन में ऑल्टरेशंस हो सकती हैं, ये चीज़ बहुत कॉमन है। तो हो सकता है कोई म्यूटेशन हो गया हो या कुछ हो गया हो, तो फंक्शन इसने थोड़ा सा डिफर कर लिया अपना, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर ओवरलैप हुआ है फंक्शन का। ठीक है, तो मल्टी जीन फैमिलीज़ आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब इन्होंने पूछा है कि मल्टी जीन फैमिलीज़ का एवोल्यूशन कैसे होता है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि डुप्लीकेशन से होता है, इसके बाद आता है एक हमारा कॉन्सर्टेड एवोल्यूशन करके एक थ्योरी होती है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर अगर हो जाए ना, तो उससे भी मल्टी जीन फॉर्मेशन हो जाता है। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जब क्रॉस ओवर में अनइक्वालिटी आ जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम पढ़ते हैं ना कि म्यूटेशन हो गई, नलीसोमी हो गई, ट्राइसोमी हो गई, उसी की बात कर रहे हैं। तो अगर उस तरीके का कोई इवेंट जो है वो देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से भी ओवर टाइम मल्टी जीन फैमिली फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था कि एवोल्यूशन कैसे होता है मल्टी जीन फैमिली का, तो वो होता है डुप्लीकेशन या अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर से। ध्यान रखना, ये एक या दो बार में नहीं हो जाएगा, ये एवोल्यूशन है और एवोल्यूशन होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो एवोल्यूशन किस तरीके से होगा, डुप्लीकेशन से भी हो सकता है, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर से भी हो सकता है। किसका एवोल्यूशन, मल्टी जीन फैमिली का। तो 62 का आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फीटस विद फॉलोइंग कार्योटाइप्स विल नॉट सर्वाइव एट बर्थ। तो ये कुछ कार्योटाइप्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा फीटस होगा, मतलब कौन सा ऐसा फीटस होगा जिसके पास ऐसा कुछ कार्योटाइप होगा और वो सर्वाइव नहीं करेगा एट बर्थ, यानी कि वो डेड होगा एट बर्थ, या फिर हम टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पर स्टिल बर्थ। ठीक है, कुछ भी करके क्वेश्चन में लिखा आ सकता था। अब यहाँ पे जो हमारे कार्योटाइप्स दिए हुए हैं, पहले तो इनको डिकोड कर लेते हैं कि ये क्या क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, 47XY प्लस 13, इसका मतलब है 46 होते हैं ना हमारे अंदर नॉर्मली, तो एक एक्स्ट्रा हो गया, XY है, यानी कि जो इसके क्रोमोसोम्स है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आई है, 13th जो क्रोमोसोम है ना उसकी एक कॉपी बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सिंड्रोम है ये कौन सा है, ये पटाओ सिंड्रोम है। ठीक है, 47XY प्लस 13th क्रोमोसोम में दिक्कत आती है तो होता है पटाओ। 18th में आती है जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो होता है एडवर्ड हमारा। और जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है +21, ये सबसे फेमस हमारा डाउन सिंड्रोम।
ठीक है। 45Y जो कंडीशन है इसके कोई केसेस नहीं देखे गए हैं। इसके अंदर एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो गायब हो जाता है। इस तरीके का जो बेबी होता है ना वो पैदा ही नहीं होता है, इसे हम कहते हैं प्री नेटल लिथैलिटी। ठीक है, वो पैदा ही नहीं होता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इन्होंने पूछा था कि बर्थ पे कौन सर्वाइव नहीं करेगा, तो जिसका बर्थ ही नहीं होगा उसके सर्वाइवल के हम कैसे बात कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। बाकी तीनों में कॉम्पिटिशन है भाई, इनमें से कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। तो जो डाउन सिंड्रोम है ना, ये चीज़ मतलब देखी गई है कि ये जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर डाउन सिंड्रोम होता है, इनका सर्वाइवल रेट थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पटाओ एंड एडवर्ड। यानी कि ये 1 साल से 20 साल तक सर्वाइव करते हुए देखे गए हैं। फिर हम आते हैं एडवर्ड पे। एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है, ये एडवर्ड वाली जो कंडीशन होती है जिसमें 18th क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है, इसके अंदर ये देखा गया है कि जो 68% जो फीटस होते हैं वो इन यूट्रो डाई कर जाते हैं, यानी कि वूम में ही डाई कर जाते हैं। और 10% जो हैं अगर वो सर्वाइव कर भी जाते हैं तो वो 1 साल तक सर्वाइव करते हैं, उसके ज़्यादा नहीं। अब देख लेते हैं पटाओ के बारे में। पटाओ के अंदर क्या होता है, यानी कि जो अगर हमारे 13th क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है किसी फीटस के अंदर, तो उस केस में मोस्टली वो इन यूट्रो डाई कर जाता है, या फिर मोस्ट केसेस में या तो इन यूट्रो डाई कर जाएगा या फिर स्टिल बॉर्न होगा, यानी कि बर्थ पे वो डेड होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर मान लो सर्वाइव कर भी गया तो उसमें से 20% जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर दे डाई, और 5% जो है वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर दे डाई। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक कह सकते हैं चांस है ऑफ डेथ एट बर्थ, यानी स्टिल बर्थ के जो चांसेस है सबसे ज़्यादा वो पटाओ के अंदर है। ठीक है, और ज़्यादा उनकी लॉन्जिटिविटी भी नहीं है, यानी वो ज़्यादा जिएंगे भी नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ पटाओ, यानी कि 47XY+13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज़ एन ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट। ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट क्या होता है। तो आपको यहाँ पे दो टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ ऑक्सोट्रॉपिक एंड प्रोटोट्रॉफ्स। प्रोटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑक्सोट्रॉपिक क्या होते हैं, ये देखते हैं पहले और फिर हम क्वेश्चन पे वापस आएंगे। देखो, अगर मेरे पास कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, मेरे पास उसका एक वाइल्ड टाइप प्रेजेंट है, वाइल्ड टाइप यानी कि वो एकदम नॉर्मल है, और अगर मान लो इस बैक्टीरिया को अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए ए, बी और सी और डी की ज़रूरत होती है, ये कुछ 4 न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसे चाहिए अगर इसे ज़िंदा रहना है तो। और ये जो बैक्टीरिया है जो वाइल्ड टाइप वाला है, ये चारों की चारों चीज़ें ना खुद बना लेता है, इसको बाहर से नहीं चाहिए, मीडियम के अंदर नहीं चाहिए। अगर मैं इसे ग्रो करने की कोशिश करूँ तो इसे मीडियम में ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, ये खुद बना लेगा और ग्रो कर लेगा। ए बी सी डी चारों की चारों चीज़ें बनाता है। पर अगर मान लो कि कोई ऐसा बैक्टीरिया है मेरे पास इसी का जो कि डी नहीं बना पा रहा है, ए बी सी तो बना रहा है बट डी नहीं बना पा रहा है, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा अनटिल एंड अनलेस मैं मीडियम के अंदर डी प्रोवाइड कर दूँ। अगर मैं उसे एक ऐसे मीडियम के अंदर ग्रो करूँ जिसके अंदर डी भी प्रेजेंट है तो वो सर्वाइव कर जाएगा, अगर नहीं दूंगी तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो ये जो नीडफुल वाले हमारे होते हैं ना स्ट्रेन्स, इनको हम ऑक्सोट्रॉफिक कहते हैं, और ये जो हमारे वाइल्ड टाइप होते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो अपना काम सारा खुद कर लेते हैं, इनको हम प्रोटोट्रॉफ्स कहते हैं। डिफरेंस क्लियर है। अब इन्होंने पूछा था कि ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट कौन से होते हैं, एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। म्यूटेंट दैट कैन ग्रो ऑन मिनिमल मीडियम। मिनिमल मीडियम का मतलब क्या होता है कि वो मीडियम जिसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर उस बैक्टीरिया को ए बी सी डी चाहिए तो उसमें से मैं ए बी या सी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ डी डाल रही हूँ, या फिर मैं बी सी डी नहीं डाल रही हूँ, ए डाल रही हूँ, या मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, उसे बोलते हैं मिनिमल मीडियम। ठीक है, तो ये जो म्यूटेंट होता है ना, ये मिनिमल मीडियम में नहीं ग्रो कर सकता, क्योंकि इसे डी ज़रूरी है, अगर मैं डी ना दूँ तो ये मर जाएगा। तो मिनिमल मीडियम पे कौन ग्रो कर सकता है, हमारा वाइल्ड टाइप ग्रो कर सकता है, ये नहीं ग्रो कर सकता ऑक्सोट्रॉपिक। तो ये ए स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सेकंड बोला है कि इन्हें एंटीबायोटिक्स चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। डी में बोला है कि म्यूटेंट दैट कैन ग्रो ऑन रिस्ट्रिक्टिव टेम्परेचर्स, ये म्यूटेंट है रिस्ट्रिक्टिव टेम्परेचर्स, इसका कुछ लेना देना नहीं है यहाँ के स्टेटमेंट से। थर्ड जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि अ म्यूटेंट दैट रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट दैट आर नॉट रिक्वायर्ड बाय वाइल्ड टाइप। सी, म्यूटेंट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, दैट इज़ ट्रू। वाइल्ड टाइप को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए बट वो खुद बना लेता है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। इट शुड हैव बीन कि म्यूटेंट जिसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ट्रू, एंड वाइल्ड टाइप जिसको न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, इन द मीडियम। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता, बट चारों को कंपेयर करें तो सबसे सेंसिबल हमें सी लग रहा है, बस वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, लास्ट में इन द मीडियम लिखा होना चाहिए था। यानी कि जो ऑक्सोट्रॉपिक है उसको मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और जो वाइल्ड टाइप होता है उसे मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, फॉर दी, ये पेरेंट जो पॉपुलेशन है उसका जीनोटाइप दिया हुआ है, व्हाट इज़ द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्रोजेनी विच शोज ऑल द डोमिनेंट ट्रेट्स। यहाँ पर हमें जीनोटाइप दिया हुआ है पेरेंट्स का और प्रोजेनी का पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के केसेस में हम करते क्या है, हम एक ट्रिक लगा सकते हैं। वो ट्रिक क्या है वो मैं बताऊंगी, जिनको आता है वो एक बार ही ट्राई कर सकते हैं, अपना आंसर टैली कर लेना, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं बता देती हूँ वो ट्रिक क्या है।
जब भी पेरेंट का जीनोटाइप दिया हुआ है, प्रोजेनी का जीनोटाइप पूछा हुआ है और एक कंडीशन के साथ पूछा है कि प्रोजेनी का जीनोटाइप इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे बोला है कि ऑल द डोमिनेंट ट्रेट्स शुड बी देयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम टैकल कैसे करते हैं वो देखेंगे। पहले पकड़नी है आपको पेरेंट पॉपुलेशन। ठीक है, ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है। हमें यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस करना है। आप जेनेटिक्स का पेपर देने जा रहे हो, आपका बेसिक्स क्लियर होगा इतना तो कि आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस करना आता है। ठीक है, तो बस वही करना है यहाँ पे, इस तरीके के क्वेश्चंस में और कुछ नहीं करना होता। मोनो हाइब्रिड क्रॉस करना है, हर एक जीन का अलग अलग करके और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। करेंगे कैसे, करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं लूँगी जीन ए। ठीक है, ये जो कैपिटल ए और स्मॉल बी लिखा है ना, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ होगा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए ही है। ठीक है, मैं पहले लूँगी इस पेरेंट का जो ए वाला जो भी कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे जो ए वाला कॉम्बिनेशन है वो पकड़ूंगी। तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है, हीट्रोजाइगोट्स का, यहाँ पे भी हीट्रोजाइगोट्स का, उनको मैंने लिया और उनको मैंने क्रॉस किया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस करूँगी तो मैं क्या मिलेगा मुझे, प्रोजेनी ये मिलेगी। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। ओके, अब क्वेश्चन में बोला था कि डोमिनेंट ट्रेट वाली प्रोजेनी पकड़नी है मुझे, जिसमें सारे डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, वो सारी सारी प्रोजेनी मुझे पकड़नी है। तो मैंने पकड़ ली, 3 है यहाँ पे डोमिनेंट वाली, तो 3/4 का रेशियो हो जाएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, टोटल 4 है, उसमें से 3 डोमिनेंट है, तो 3/4। सेकेंड केस लेते हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों पेरेंट के मैंने बी वाले कॉम्बिनेशन ले लिए, एक हीट्रोजाइगोट है और एक हमारा होमोजाइगस रिसेसिव है। दोनों को क्रॉस किया, मुझे ये प्रोजेनी मिल रही है। इसके अंदर जो डोमिनेंट है वो 2 हैं, टोटल हैं ये 4, तो 2/4 हो जाएगा। इसको मैं 1/2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट पे, स्मॉल सी एंड कैपिटल सी, इनका भी क्रॉस किया, इनकी प्रोजेनी निकाली, ये तो सारी की सारी डोमिनेंट बेयर कर रहे हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 4/4 हो जाएगी, दैट इज़ 1। इसके बाद आता है कैपिटल डी स्मॉल डी, यानी कि चारों के साथ मैंने किया है, ए भी लिया था, बी भी लिया था, सी भी लिया था, अब डी को लेके और उसका क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो डी का क्रॉस करेंगे, कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी का करेंगे, तो मुझे ये प्रोजेनी मिलेगी। इसके अंदर डोमिनेंट का जो रेशियो है या जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगा, 3/4 आएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इन चारों को मल्टीप्लाई कर देना है और मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जब इन चारों को मल्टीप्लाई करूँगी, 3/4 इंटू 1/2 इंटू 1 इंटू 3/4, तो वो हमारा हो जाता है 9/32. That is your option B is correct. Next question, question number 66. For a given allele, capital A, a diploid cell at metaphase will have. इन्होंने बोला है कि डिप्लॉइड सेल है, यानी कि इसके पास पेटर्नल और मेटर्नल दोनों कॉपीज़ प्रेजेंट होंगी। तो ये रही पेटर्नल, ये रही मेटर्नल। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि ये जो गिवन जीन है ये कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी कि जो पेटर्नल वाला है वो भी कैपिटल ए है और मेटर्नल वाला भी कैपिटल ए है, इसी तरीके से डिनोट करते हैं। और क्योंकि ये इसका डुप्लीकेट है तो इसके पास भी कैपिटल ए होगा और ये इसका डुप्लीकेट है तो इसके पास भी कैपिटल ए होगा। टोटल कितने कैपिटल एज हैं यहाँ पे, 4, तो 4 कॉपी है मेरे पास एलील की, यानी कैपिटल ए की 4 कॉपी हैं। और यहाँ पे ये कैसा है, ये डिप्लॉयड है, एक ये एन हो गया, एक ये एन हो गया, टोटल कितने हो गए, 2n हो गए। यानी कि कितने क्रोमोसोम्स हैं, ये 2 क्रोमोसोम्स है, एक ये रहा पेटर्नल क्रोमोसोम, एक मेटर्नल। हाँ ये होमोलोगस हैं बट हैं तो 2 क्रोमोसोम्स ना, तो मैं कह सकती हूँ कि 2 क्रोमोसोम के ऊपर 4 कॉपी हैं एलील की। ये चीज़ तो क्वेश्चन में पूछी हुई थी कि यानी कि अगर मेरा गिवन एलील है कैपिटल ए तो डिप्लॉयड सेल एट मेटाफेज, यानी जब अलग नहीं हुए अभी तक, तो अभी तक सेपरेट नहीं हुए हैं, तो उस टाइम पे मेरे पास 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे और दोनों के ऊपर कितनी कॉपी हैं एलील की, 4 कॉपी हैं, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Next question, question number 67. The defective protein causing sickle cell anemia is due to the substitution of one nucleotide in the gene HBB on the chromosome number 11, resulting in the change of the codon GAG, यानी कि GAG, which encodes for glutamic acid, to a codon GTG, which encodes for valine. This mutation represents, option में दिया हुआ है transition, transversion, transposition and paramutation. तो यहाँ पे ये हुआ क्या है कि GAG था और GTG हो गया, यानी म्यूटेशन कहाँ आई है, A की जगह T आ गया। ठीक है, अब 2 टर्म्स है जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, दैट इज़ ट्रांसवर्जन एंड ट्रांजिशन। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, अगर मान लो कोई प्यूरिन है, मैं उसको हटा के कोई पिरिमिडिन वहाँ ऐड कर दूँ। ठीक है, एक तो मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, या मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पिरिमिडिन को हटा के प्यूरिन ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं क्या प्यूरिन को रिप्लेस कर रही हूँ, नहीं, मैं प्यूरिन और पिरिमिडिन को आपस में रिप्लेस कर रही हूँ। तो इस तरीके की जो म्यूटेशन होती है हम उसे कहते हैं कि ये ट्रांसवर्जन हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है, अगर मान लो मेरे पास कोई प्यूरिन है, मैं उसको हटा के एक प्यूरिन ही वहाँ पे रख देती हूँ, दूसरा प्यूरिन, यानी कि अगर मैं ए को हटा के जी वहाँ पे रख दूँ, दोनों ही प्यूरिन है, तो मैंने प्यूरिन को हटाया, प्यूरिन ही रख दिया। या फिर मैं सी को हटा के टी रख दूँ, दोनों पिरामिडिन है, यानी मैं एक पिरामिडिन को हटा दूँ और दूसरा पिरामिडिन उसकी जगह रख दूँ। तो इस तरीके की जो म्यूटेशन है उसको कहते हैं ट्रांजिशन। यहाँ पर क्या हुआ है, ए हटा है और टी आया है, ए हमारा प्यूरिन है, टी हमारा पिरामिडिन है, यानी कि प्यूरिन हटाया और पिरामिडिन आया है,
तो इस तरीके की जो म्यूटेशन होती है उसे क्या कहते हैं, अभी मैंने समझाया, उसे कहते हैं ट्रांसवर्जन। तो यहाँ पे यही चीज़ पूछी हुई थी कि ये जो म्यूटेशन हुई है, गैग से GTG बना है, GAG से GTG, A से T बना है बेसिकली, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको ट्रांसवर्जन कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 जो है ये वाला, हम इसको वीडियो के एंड में डील कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके ना बाकी के क्वेश्चंस में थोड़ा क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं, वरना मुझे दो बार रिपीट करना पड़ेगा एक ही कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 68 को हम थोड़ा सा एंड में देख लेंगे। आ जाते हैं 69 पे। 69 में क्या कहा हुआ है कि अ मैकेनिज्म दैट कैन कॉज अ जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज। यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुई है वो है लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या होता है, मान लो मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके जितने भी जीन्स हैं ना, मैं उन्हें कहूँगी कि एक लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं। यानी कि एक क्रोमोसोम के सभी जीन्स को अगर मैं साथ में बोलूँ तो उसे मैं बोलूँगी लिंकेज ग्रुप। क्यों कह रही हूँ मैं इन्हें लिंकेज ग्रुप, क्योंकि ये एक साथ इनहेरिट होने वाले, तो मैं इन्हें लिंकेज ग्रुप कह रही हूँ, यानी साथ में प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ इन्होंने पूछी हुई है कि कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जब एक जीन जो है वो एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप पे जाएगा। यानी कि ये पूछ रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि एक जो जीन है वो मेरा एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे जाएगा। तो इन्वर्जन में तो ऐसा नहीं होता, वो उल्टा होकर उसी क्रोमोसोम में लग जाता है, तो सेम क्रोमोसोम में हो रहा है। सिमिलरली डुप्लीकेशन सेम क्रोमोसोम में होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, बट होते तो वो एक ही क्रोमोसोम है, दैट इज मान लो क्रोमोसोम 1 है, ठीक है। तो जो भी होमोलोगस पेयर होगा वो क्रोमोसोम 1 का ही होगा। तो ये भी हम कहेंगे कि सेम क्रोमोसोम है, तो वो एक से दूसरे पे तो नहीं गया, एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप में नहीं गया। जाता कब है एक से दूसरे में, ट्रांसलोकेशन के दौरान होता है, जब जीन जो है वो एक जगह से एक क्रोमोसोम से उठ के दूसरे क्रोमोसोम पे जाके लग जाता है। जैसे कि मान लो किसी एक क्रोमोसोम से फॉर एग्जांपल 14 से 21 पे जाके जंप करके वहाँ पे लग गया, या 21 से हट के 14 में लग गया। जब आप रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन देखते हो वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और यहाँ पे क्योंकि एक क्रोमोसोम से उठ के जीन जो है वो दूसरे क्रोमोसोम पे जा रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि हाँ, यहाँ पे जो जीन है वो एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप पे मूव कर रहा है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। Next question, question number 70. F1 progeny resulting from a parental cross involving two linked genes were test crossed. The progeny obtained were this. ये कुछ जीनोटाइप दिए हुए हैं प्रोजनी की, जब हमने पेरेंटल को क्रॉस किया, टेस्ट क्रॉस, यानी कि एक जो पेरेंट है उसका तो हमें जीनोटाइप पता चल गया, स्मॉल ए स्मॉल बी, क्योंकि टेस्ट क्रॉस के अंदर हम क्या लेते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। इनका क्रॉस कराया तो जीनोटाइप ये मिलता है और उनका परसेंटेज ये मिलता है, यानी इस जीनोटाइप के इतने इंडिविजुअल्स मुझे मिले प्रोजनी में, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने। बेस्ड ऑन द अबव रिजल्ट व्हाट वाज द जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल इन द पेरेंट क्रॉस। तो मुझे पेरेंट का जीनोटाइप इनको बताना है। एक तो मुझे पता चल गया टेस्ट क्रॉस है तो स्मॉल बी होगा, क्योंकि वो होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए टेस्ट क्रॉस के अंदर। तो बी और डी वैसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बी नहीं है। किस में है, ए और सी में है, और ए और सी के अंदर ये तो है लेकिन दूसरा वाला डिफ़र कर रहा है, तो मुझे यहाँ से डिसाइड करना है कि मेरा आंसर क्या होगा। अब देखो, एक फैक्ट होता है कि अगर मान लो मेरे ये जो जीनोटाइप्स हैं इनमें से मुझे ये वाले दोनों ज़्यादा मिल रहे हैं और ये दोनों बहुत कम मिल रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि ये दोनों पेरेंट है, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट्स हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट्स मिलने के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्स, ठीक है। अगर आपको ये फैक्ट पता है तो आप फटाफट से क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि आपके पास जो पेरेंट प्रोजनी है और पेरेंट पॉपुलेशन है उनका जीनोटाइप आपके हाथ में आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बट जिनको ये चीज़ नहीं पता है वो क्या करेंगे, वो क्रॉस करके देखेंगे। अगर मान लो मैं इनको क्रॉस करती हूँ और तब मेरा ये जीनोटाइप आ जाता, तो मैं कहती कि ये आंसर है। अगर इनको क्रॉस करने के बाद ये जीनोटाइप आ जाता प्रोजनी में, तो मैं कहती मेरा ये आंसर है। तो क्रॉस भी करके देख लेते हैं, बट हमें पता है कि हमारा आंसर सी है, क्योंकि पेरेंट पॉपुलेशन ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बट क्रॉस करके एक बार ही देख लेते हैं। अगर मैं मान लो ए ऑप्शन वाला क्रॉस करती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब मान लो कि मुझे इससे गेमीट्स बनाने हैं, ठीक है, तो मैं इससे क्या क्या गेमीट्स बना सकती हूँ, एक ही तरीके का गेमीट ये मुझे देगा, दैट इज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जब क्रॉसिंग ओवर होगी तब भी जो एक्सचेंज होगा वो बी और बी का होगा, तो ये स्मॉल बी इधर चला जाएगा, ये स्मॉल बी इधर चला जाएगा। अब भी मुझे मिलेगा क्या, स्मॉल ए स्मॉल बी ही मिलेगा। तो एक टाइप का गेमीट मुझे यहाँ से मिलेगा और इस सिमिलरली इससे भी मुझे एक ही टाइप का गेमीट मिलेगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के बाद भी कुछ चेंज नहीं आएगा जीनोटाइप में, है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी ही रहेगा। और जब मैं इनके ये जो गेमीट्स हैं इनको क्रॉस कराऊंगी तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, सारी की सारी प्रोजनी मुझे ऐसी ही मिलनी चाहिए। बट मुझे क्वेश्चन में 4 तरीके की प्रोजनी मिल रही है, तो यानी कि ये मेरा आंसर नहीं है। फिर हम करके देख लेते हैं सी को। सी के जो पेरेंट्स हैं हम उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी,
और दूसरा वाला स्मॉल ए स्मॉल बी। ये वाला जो पेरेंट है मेरा होमोजाइगस रिसेसिव वाला, इसका जो मुझे गेमीट मिलेगा वो तो यही रहेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, क्योंकि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इससे मुझे 4 तरीके के गेमीट्स मिलने वाले हैं। देखो, एक ये वाला पेरेंट गेमीट होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये मैंने लिख लिया। एक होगा स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी पेरेंटल होगा, लिख लिया। अगर मान लो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है तो ट्विस्ट आ जाएगा। अगर यहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है तो स्मॉल बी इधर आ जाएगा, कैपिटल बी इधर आ जाएगा, तो कैपिटल ए स्मॉल बी हो जाएगा और स्मॉल ए कैपिटल बी हो जाएगा, तो ये मुझे अलग मिल जाएंगे। और फिर जब मैं इन गेमीट्स का इसके साथ क्रॉस करती हूँ, दूसरे पेरेंट के गेमीट के साथ क्रॉस करती हूँ, तो मुझे इस तरीके की प्रोजेनी मिलती है। इसको इसके साथ करूँगी तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी मिलेगा। इसको मैं इसके साथ करूँगी तो स्मॉल ए स्मॉल बी। इसको इसके साथ करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल बी, और इसको इसके साथ करेंगे तो स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। और ये जो 4 मुझे मिली है ना, यही सेम एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन में दी हुई थी, तो मेरी जो प्रोजेनी मैंने इनके क्रॉस से निकाली वो क्वेश्चन से मैच कर गई है। तो यानी कि जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो ये है, सी ऑप्शन। अब शॉर्टकट वही था कि पेरेंट अगर आपको पता है कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं या ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, दैट इज सी इज़ द आंसर। अगर आपको फैक्ट्स नहीं पता तो आप क्रॉस करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो 70 का आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। So that was it guys for today, and if you like the video, do hit the like button, share it with your friends, and do subscribe the channel. Thank you so much. Bye bye.